ओके आज हमको देखना है नीलिंग और ये भी एक फंडामेंटल पोजीशन है। इससे पहले हम 3 फंडामेंटल पोजीशन और उनकी डिराइव्ड पोजीशन देख चुके हैं, स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग। 3 हो गई है। चौथी है नीलिंग। नीलिंग मतलब ये कि घुटने पे बैठना या घुटने पे खड़ा होना। जैसे हम कभी कभी नमाज पढ़ते टाइम या ऐसा कभी होता है तो हम ये पोजीशन एक्वायर करते हैं। इससे भी कई डिराइव्ड पोजीशंस हैं। तो पहले हम लोग नीलिंग देख लेते हैं। This position is like the fundamental position of standing, but the weight is transmitted through the knee joint due to the right angle alignment of the knee to the body. Generally ये जो position है ये similar like standing है, लेकिन standing के अंदर हमारा weight जो है हमारी foot से transmission होता है और इसमें हम घुटना मोड़ लेते हैं, मतलब knee flexion में रहता है, right angle पे रहता है, तो जो सारा weight है वो सारा weight knee transfer करता है, knee joint से transfer होता है weight. The leg is resting on the floor and the ankle is plantar flexed. जो आपकी लेग है वो फ्लोर के पैरेलली रखी होती है और जो एंकल पे प्लांटर फ्लेक्स होता है, मतलब क्योंकि अब पंजा तो सीधा नहीं रह पाएगा जैसे जमीन पे रहता है, फिर वो प्लांटर फ्लेक्स कर जाएगा क्योंकि बाहर की तरफ रखेगा। इट इज वेरी मच डिफिकल्ट पोजीशन टू मेंटेन। ये पोजीशन जो है वो लंबे टाइम तक मेंटेन करना मुश्किल रहता है, घुटने दर्द करने लग जाते हैं, हम ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। ये पोजीशन है, ये इस तरीके से ये आदमी खड़ा है और ये घुटने मुड़े हुए हैं। Even though the COG falls down and the larger base of support, it is inconvenient to adopt due to the weight transmitted through the knee joint. यहाँ पर हम कह सकते हैं, मानते हैं हम इस बात को कि COG का लेवल जो है वो फॉल कर जाता है और जितना नीचे COG आता है उतना ज्यादा स्टेबल कंडीशन बनती है, या जितना लार्जर बेस ऑफ सपोर्ट आता है उतना ही ज्यादा स्टेबल कंडीशन बनती है। लेकिन क्योंकि ये जॉइंट ऐसा है कि नी जॉइंट का काम नहीं है ये कि वो पूरा बॉडी का वेट संभाल के उसको ट्रांसमिट करे। नी जॉइंट का जो काम नहीं है वो काम ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा अगर उसको कोई एक्स्ट्रा काम बोला जाए तो, क्योंकि ये पैरों का और एंकल का काम है तो वो वही कर सकते हैं बेटर तरीके से, और नी जॉइंट जो है वो ये काम इतना ज्यादा लंबे टाइम तक कर नहीं पाता है। यहाँ पर थोड़ा मसल चेंजेस है मसल वर्क के अंदर। Leg is relaxed except the plantar flexor of the ankle, which keeps the ankle in the plantar flexion. अब आप जब इस कंडीशन में बैठोगे तो आप एंकल को प्लांटर फ्लेक्शन में लेके जाओगे। प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन अगर आप लोगों को याद होगा, जो साफ वाला हिस्सा होता है वो प्लांटर फ्लेक्शन की तरफ ले जाता है, मतलब अगर आप साफ पैर के साफ वाले हिस्से की तरफ मुड़ोगे तो मतलब आपने प्लांटर फ्लेक्शन किया है, और अगर पैर के ऊपर वाले काले वाले सरफेस की तरफ करोगे तो ऐसे ऊपर तो मतलब वो डोर्सिफ्लेक्शन किया है। तो यहाँ पर ये आदमी प्लांटर फ्लेक्शन करेगा। हिप फ्लेक्सर एक्सटेंसर counteract with each other and keep in vertical position and prevent the pelvic tilt. अब यहाँ पर आपके हिप एक्सटेंसर्स काम करेंगे क्योंकि उनको हिप से बॉडी को बैलेंस करके रखना है, इसलिए वो पेल्विक टिल्ट से उसको रोकेंगे और वर्टिकल पोजीशन जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, सीधा खड़े होने में हेल्प करेंगे। रिमेनिंग मसल जो स्टैंडिंग की तरह थी वो सारी वैसे ही काम करेंगी। ये जो है एक्सरसाइज में हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? अपर लिम्ब की एक्सरसाइज के लिए, ट्रंक की एक्सरसाइज के लिए हम इसको कर सकते हैं। मैट पर जो होने वाली एक्टिविटीज है उसमें हम यूज कर सकते हैं, और ये कंडीशन हम कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग के टाइम में यूज करते हैं, क्योंकि जो लोगों का बैलेंस प्रॉब्लम रहता है वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते, तो उनको उनका सीओजी लेवल डाउन ला के फिर उनको ये पोजीशन से प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि वो अपना बैलेंस बना ले, और अगर गिरेंगे भी सामने या साइड में तो ज्यादा चोट नहीं आएगा। एग्जाम्पल क्या है? क्रिश्चियन प्रेयर पोजीशन। ये क्रिश्चियन प्रेयर पोजीशन में यूज होता है। हाँ, ये जो उनके वहां पर एक स्टूल रखा रहता है और आगे कैंडल्स रखी रहती है, तो वहां पे वो घुटने पर बैठ जाते हैं इस तरीके से हाफ ये नीलिंग के अंदर, और फिर वो प्रे करते हैं। तो इसकी जो डिराइव्ड पोजीशन है वो है हाफ नीलिंग यानी कि आधा नीलिंग, मील सिटिंग, प्रॉन नीलिंग एंड इंक्लाइंड प्रॉन नीलिंग। ये सारी चेंजेस है जो इसमें माइनर चेंजेस करके ये पोजीशंस बनाई गई हैं और इसका डेरिवेशन हो गया है। हाफ नीलिंग आप पिक्चर से देख सकते हो कि एक पैर तो जो नीलिंग की प्रोसीजर थी उसमें था और दूसरा खड़ा हो गया। It is like the kneeling position and weight is transmitted through one side. एक ही नी से बेचारे से सारा जॉइंट का जो वेट है वो ट्रांसफर हो रहा है। अनदर साइड हिप इज फ्लेक्स 90 डिग्री। यहाँ पर हिप का फ्लेक्शन जो है ये देखो 90 डिग्री हो गया है। एंड थाई एंड लेग इज केप्ट राइट एंगल, और ये भी राइट एंगल में खड़ी है, दोनों के बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल आ गया है ईच अदर।
एंड द फुट इज प्लेस्ड ऑन द फॉरवर्ड, ये फ्लोर पे रखा हुआ फुट है इनका। यहाँ पे क्या क्या मूवमेंट हुआ, लोअर लिम्ब में हिप फ्लेक्शन हुआ 90 डिग्री और नी फ्लेक्शन हुआ 90 डिग्री। नीलिंग लोअर लिम्ब के लिए हिप इज न्यूट्रल पोजीशन एंड नी फ्लेक्स 90 डिग्री। ये कब कब यूज हो सकती है, जब हमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए एक्सरसाइज करवानी हो, ट्रंक की बेंडिंग या नेक एक्सरसाइज करवानी हो, अपर एक्सट्रीमिटी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवानी हो, या किसी तरीके की मैट पर होने वाली एक्टिविटीज करवानी हो, तो हम ये यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल है इसका योगिक पोजीशन है ये, कि योगा में ये एक्सरसाइज कई बार इस पोजीशन से स्टार्ट करवाई जाती है और की जाती है। नेक्स्ट पोजीशन है आपका नील सिटिंग, यानी कि बैठ जाना, जैसे कुरान वगैरह पढ़ते टाइम बैठते हैं। सिटिंग ऑन द हील बाय फ्लेक्सिंग द हिप एंड नी, घुटने और हिप दोनों को फ्लेक्शन में ले आया और दोनों इस तरीके से मोड़ लिया, तो फिर ये नील सिटिंग बन गया। परफॉर्म ये ट्रंक बेंडिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए यूज किया जाता है, नेक एक्सरसाइज के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए या नी हिप मसल्स के लिए यूज किया जाता है। ये क्या एग्जाम्पल है इसका, प्लेइंग पोस्चर अडॉप्टेड बाय द चाइल्ड, बच्चे इस पोजीशन में कई बार खेलते हैं, या टू परफॉर्म सम ऑफ द योगा पोजीशंस, या योगा की जो एक्सरसाइज करते हैं तब हम ये पोजीशन यूज करते हैं। तो उसके बाद में आता है हमारे पास में प्रॉन मिलिंग। ये जो पोजीशन है ये हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, जब भी हमें कभी बच्चों के साथ में या फिर बैक एक होने वाले लोगों के साथ में हम ये पोजीशन कई बार यूज करते हैं, क्योंकि इससे हमारा एक्सरसाइज प्रोटोकॉल स्टार्ट या एंड अप होता है। इट इज अदरवाइज कॉल्ड अ क्वाड्रिपोड पोजीशन, इसको क्वाड्रिपोड पोजीशन भी बोल सकते हैं या फिर एनिमल पोजीशन भी बोल सकते हैं। एंड ट्रंक इज इंक्लाइंड फॉरवर्ड, आपका जो ट्रंक लेवल है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, एंड स्टेबलाइज बाय द अपर लिम्ब, और हाथों से उसे स्टेबलाइजेशन मिलता है बाय प्लेसिंग ऑन द फ्लोर एंड रिमेनिंग आर सेम लाइक नीलिंग। बाकी सब नीलिंग की तरह है, क्योंकि घुटना और वो सब मोड़ के खड़ा है, लेकिन उसने अपना ट्रंक बेंड कर लिया है इंक्लाइन पोज में और उसको सपोर्ट मिला अपने हाथों से। यहाँ पे क्या क्या मूवमेंट हुआ, ट्रंक जो हुआ वो फॉरवर्ड बेंड हुआ, शोल्डर फ्लेक्स हुए, एलिवेट हुए, मीडियली रोटेट हुए, एल्बो एक्सटेंड करना पड़ा, रिस्ट एंड फिंगर जो है वो एक्सटेंशन में आ गया। इसके क्या क्या यूज है, ये मैट एक्टिविटीज में, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज में, और कैट एंड कैमल एक्सरसाइज जो हम बैक एक में बताते हैं कई बार, तो ये वहां पर ये पोजीशन यूज होती है। और एग्जाम्पल इसका है चाइल्ड क्रॉलिंग पोजीशन, मतलब बच्चे जब चलना सीखते हैं तब ये पोजीशन एक्वायर करते हैं। जनरली आपने देखा होगा जब बच्चे ऐसे इस पोजीशन के अंदर चलते रहते हैं, काफी 2-3 महीने तक चलते हैं, फिर उसके बाद में वो खड़े होने पे आते हैं। इससे आप समझ सकते हो कि आपका स्टैंडिंग और जो नीलिंग है वो काफी रिलेटेड पोजीशन है। उसके बाद में है इंक्लाइंड प्रोन नीलिंग, ये पोजीशन भी हम बैक एक के टाइम में कई बार यूज करते हैं। दिस इज मॉडिफाइड वेरिएंट ऑफ क्वाड्रिपोड पोजीशन, ये एक तरीके से क्वाड्रिपोड से ही निकलने वाला अलग पोजीशन है। इन दिस क्वाड्रिपोड पोजीशन द हेड आल्सो इंक्लाइंड फॉरवर्ड एंड प्लेस्ड ऑन द अपर लिम्ब, आपका सिर जो है वो और नीचे चला गया है फॉरवर्डली, और अपर लिम्ब भी ग्राउंड के साथ में आ गए हैं, विच इज फ्लेक्स्ड एंड केप्ट ऑन द फ्लोर, और जो कि हाथ हमारे जमीन पर रखे हुए हैं। यहाँ पर मूवमेंट क्या हुई है, फॉरवर्ड बेंडिंग हुआ, शोल्डर एबडक्टेड हुए, फ्लेक्स्ड हुए, मीडियली रोटेट हुए, एल्बो भी फ्लेक्शन में आ गई, पहले वाले में एल्बो एक्सटेंशन में थी। ये कहाँ पर यूज होती है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज और पोस्चरल ड्रेनेज के टेक्निक के अंदर यूज होती है, या फिर मुस्लिम नमाज पोजीशन इसको बोलते हैं। तो आप ये पोजीशन ड्रेनेज, जैसे कई बार क्या होता है हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट जो है ड्रेनेज करवाएंगे तो अलग पोजीशन में करवाते हैं, और पेशेंट को अगर सेल्फ ड्रेन करने के लिए सिखाते हैं तो अलग पोजीशन सिखाते हैं। ये उनमें से एक है, जब पेशेंट को आप सेल्फ ड्रेन आउट करने को सिखाते हैं तो वो खुद से अपने आप को कैसे क्लीन एयरवे कर सकता है, तब आप ये पोजीशन यूज करते हैं नमाज वाला। तो ये तो थी हमारी सारी की सारी नीलिंग प्रोसीजर या नीलिंग पोजीशंस, जिसमें हमने नीलिंग से डिराइव होने वाली सारी पोजीशंस देख ली। इसके अंदर हमने कौन कौन सी मेन पोजीशंस देखी हैं, इसके अंदर हमने हाफ नीलिंग देखा, नील सिटिंग देखा, प्रॉन नीलिंग देखा, और इंक्लाइन प्रॉन नीलिंग देखा। ये सारी पोजीशन आपने देख ली है पिक्चर्स के साथ में, इसमें कोई परेशानी अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हैंगिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। चलू आगे। यस मैम। ओके, तो ये है हमारी लास्ट फंडामेंटल पोजीशन,
जो कि है हैंगिंग, जैसे हम गार्डन में हैंग करते हैं, कपड़े सुखाने वाला नहीं है ये। इसमें आप जैसे ये डंडा देख रहे हो, इसके ऊपर आदमी ने हाथ अपने लगा के लटक गया है, तो नीचे से पैर इसके जमीन पे नहीं है। टोटल बॉडी इज सस्पेंडेड बाय ग्रास्पिंग अ हॉरिजॉन्टल बार विद द हेड। आपकी पूरी बॉडी लटक गई है, जब आपने ऊपर कोई रॉड देखा था उससे लटक गई है, जैसे झूला लेते टाइम हम कई बार अक्सर लटक जाया करते थे। यहाँ पे मूवमेंट क्या है, शोल्डर फ्लेक्स्ड है क्योंकि हमने शोल्डर से काम किया है, अडेप्टेड है और मीडियली रोटेटेड है। एल्बो पूरा खुला है मतलब एक्सटेंडेड है। फिंगर फ्लेक्स्ड है और ग्रास्पिंग द रोड है, फिंगर्स मुड़ी हुई है क्या, ताकि वो रोड को या फिर जो बार है उसको लटक सके, उससे ग्रास्प कर सके। मसल वर्क क्या हो रहा है, एबडक्टर और मीडियल रोटेटर जो है शोल्डर के, वो बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं क्योंकि शोल्डर से सारा बॉडी वेट ट्रांसमिशन आ रहा है। फ्लेक्सर ऑफ एल्बो कैरी मोर वेट एंड आल्सो स्ट्रेन। एल्बो फ्लेक्सर्स भी बहुत काम कर रहे हैं इस पोजीशन के अंदर। फिंगर फ्लेक्सर वर्क स्ट्रांगली एंड ग्रास्पिंग द बार। फिंगर के फ्लेक्सर्स है वो भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं ताकि वो बार को छोड़ ना दे। एडक्टर ऑफ हिप नी इज एडक्टेड पोजीशन। आपका हिप और नी जो है वो एडक्टेड पोजीशन में है। प्लांटर फ्लेक्सर है कीप द एंकल इन प्लांटर पोजीशन, क्योंकि एंकल हमारा अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगा जब हम वेट नहीं लेंगे, तो ये प्लांटर फ्लेक्शन में चला जाएगा। ट्रंक नी रिमेनिंग मसल ऑफ द हिप इज फ्री ऑफ द वर्क। और इसके अलावा जो भी मसल्स है ट्रंक की, नी की, वो सब फ्री मूवमेंट में है और इजी मूवमेंट में है। ये हम कब यूज करते हैं, टोटल बॉडी स्विंगिंग मूवमेंट के लिए, अपर लिम की स्ट्रेंथनिंग के लिए, या बॉडी बिल्डिंग के लिए, या फिर स्ट्रेचिंग परफॉर्म करने के लिए। बॉडी बिल्डर्स आपने कई बार देखा होगा ऐसे चिन टक करते हैं ऊपर से नीचे तक ला ला के, वो लोग बहुत यूज करते हैं। ये सबसे हेल्पफुल पोजीशन है जिम्नास्टिक एक्टिविटीज के लिए। जो लोग जिम्नास्टिक प्रैक्टिस करते हैं उनको अच्छा है, और बार एक्सरसाइज, जिनको डंडे के साथ में एक्सरसाइज करने की आदत है, उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज काफी पॉपुलराइज है। इसके बाद में हमारे पास में इससे डिराइव होने वाली दो तीन पोजीशन है काफी कम। वो है आपका हाफ हैंगिंग। हाफ हैंगिंग मतलब आधा हैंगिंग, सेम लाइक हैंगिंग बट द बॉडी इज हैंगिंग विद द वन साइड अपर लिम सपोर्ट। जैसे हैंग पहले कर रहा था वैसे ही हैंग अप कर रहा है, सिर्फ क्या चेंज आया, एक हाथ उसने छोड़ दिया और एक हाथ उसने, मतलब एक हाथ से ही अब उसके पूरी बॉडी का वेट ट्रांसमिशन हो रहा है, बाकी दूसरा हाथ जो है वो उसमें नहीं, वेट नहीं ले रहा। इट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट पोस्चर टू मेंटेन फॉर लॉन्गर टाइम। और ये पोस्चर भी आप ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि टोटल बॉडी वेट इज कैरिड आउट बाय वन अपर साइड और लिम्ब ऑफ द शोल्डर। अब एक ही साइड से अगर पूरा बॉडी का वेट उठाना हो, अब एक हाथ से कोई बोले आपको 70 किलो उठा लो, 60 किलो उठा लो, नहीं उठा पाएंगे हम, क्योंकि हमारा खुद का वेट अगर 50 किलो है, 60 किलो है, 70 किलो है, और एक हाथ से लटकने को बोला जाए, हार्डली 1-2 मिनट हम उठा पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं उठा पाते हैं। जो लोग डेली प्रैक्टिशनर है वो भी 10 मिनट से ज्यादा या 15 मिनट से ज्यादा नहीं उठा पाते हैं एक हाथ पे। दो हाथ पे तो फिर भी 15 मिनट तक चल जाते हैं। यहाँ पे आपकी जो लिम्ब है, शोल्डर एल्बो मसल्स है जो फेसिंग मोर स्ट्रेन, यहाँ पर जो उन लोगों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ये एक्सरसाइज कब यूज कर सकते हैं, मोस्ट एडवांस स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम के अंदर, जब बंदा बहुत ज्यादा फिट हो तभी हम इस प्लान पे जाते हैं। इसने एक पे हाथ से पकड़ रखा है और दूसरा हाथ खाली छोड़ रखा है। ये अपर एक्सट्रीमिटीज की एक्सरसाइज में यूज होता है और जनरली ये हेल्पफुल रहता है बॉडी बिल्डर्स के लिए और जिम्नास्टिक वाले लोगों के लिए। एग्जाम्पल क्या है, नॉर्मली इट इज यूज्ड इन जिम्नास्टिक एक्टिविटीज। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म। हाफ नीलिंग इसकी एक और डिराइव पोजीशन थी, इसके अलावा इसकी कोई डिराइव पोजीशन नहीं है। मैं फटाफट रिकैप्चुलेट कर देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर के अंदर, कौन कौन सी पोजीशंस देख ली है। इवन तो कल भी रिपीट करा था, आज फिर से कर लेते हैं और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। कल हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। हमने पांच फंडामेंटल पोजीशन से स्टार्ट करा था, स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग, नीलिंग एंड हैंगिंग। इन पांच स्टार्टिंग पोजीशन से कुछ कुछ डिराइव पोजीशन होती है जिसके अंदर मान लो कि कुछ कुछ चेंज होकर उस पोजीशन के अंदर और वो डिराइव पोजीशन बन जाती है। जो चेंजेस है वो या तो हम पैरों की मूवमेंट से चेंज कर सकते हैं या हाथों की मूवमेंट से चेंज कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम ट्रंक मूवमेंट को चेंज करें तो कोई एक अलग पोजीशन बन जाती है। इस तरीके से हमने अलग अलग तरीके के वेरिएंट देखे थे। सबसे पहले हमने स्टैंडिंग देखा, स्टैंडिंग में आदमी एकदम सीधा खड़ा था, कोई चेंज नहीं था। उसके बाद में इसकी लोअर लिम में चेंज आया, लोअर लिम में चेंज आने के बाद में हमने पोजीशंस देखना स्टार्ट किया, जिसमें हमारे पास में आया हाई सिटिंग। हाई सिटिंग में आदमी स्टूल पे चढ़ गया था, वॉक सिटिंग,
एक पैर आगे रख के खड़ा हो गया था, स्ट्राइड सिटिंग, दोनों पैर पैरेलली जमीन पे अपार्ट फ्रॉम एक दूसरे के दूरी पे खड़े कर दिए थे। उसके बाद में हमने देखा था स्टेप सिटिंग स्टैंडिंग, तो जिसमें उसने एक पैर ऊपर रख दिया था। हाफ स्टैंडिंग यानी कि एक पैर उसने उठा लिया और दूसरे पैर से पूरा बॉडी का वेट ट्रांसमिट हो रहा था। इसके बाद में हमने देखा था टो स्टैंडिंग यानी कि एड़ी पंजों के भार पे खड़ा हो गया था वो। क्लोज स्टैंडिंग, दोनों पैर चिपका के खड़ा हो गया था। उसके बाद में लंज स्टैंडिंग यानी कि एक पैर को मोड़कर और दूसरा स्ट्रेट में रख के खड़ा हो गया था, ये लंज स्टैंडिंग आया था। उसके बाद में क्रॉस स्टैंडिंग, जो कृष्णा जी की तरह मूर्ति में खड़े होते हैं, एक पैर आगे निकाल के क्रॉस करके खड़ा हो गया। फुट एंड ऑन फुट, जैसे आपके पास में चप्पल नहीं होगी, आपने एक पैर के ऊपर एक पैर रख लिया। ये पोजीशन थी सारी आपकी जब आपने पैरों की पोजीशन चेंज किया। अब आप अपने हाथों की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अगर हाथ आप कमर पे रख लेते हैं तो विंग स्टैंडिंग, अगर हाथ आप शोल्डर पे रख लेते हैं तो बेंड स्टैंडिंग, हाथ अगर सामने है तो रीच स्टैंडिंग, जैसे आप कहीं पहुंचना चाहते हो। उसके बाद में आता है आपके पास में यार्ड स्टैंडिंग, जब हाथ दोनों बराबर में खुले हो इस तरीके से दीवारों को टच करते हुए। और स्ट्रेच स्टैंडिंग यानी कि आपने ऊपर से लटकने के लिए या ऊपर हाथ करके खड़े हो गए हो, जैसे पनिशमेंट में दौरान खड़े होते हैं। क्रॉस आर्म स्टैंडिंग, दोनों हाथों से इस तरीके से खड़े हो जाना कि आपने आर्म दोनों मोड़ ली है आगे की तरफ। हील स्टैंडिंग, जैसे बॉडी बिल्डर्स अपना बॉडी शो कर रहे होते हैं उस तरीके से आपने पोजीशन बनाया। इसके बाद में लास्टली आपके पास में आता है जब आप ट्रंक को चेंज करते हो। ट्रंक की पोजीशन चेंज किया और उसको आगे की तरफ मोड़ा तो रिलैक्स टूब स्टैंडिंग पोजीशन बना। उसके बाद में अगर आपने इसमें और चेंज लाया और आपने सिर्फ इंक्लाइन किया यानी कि मोड़ कर रखा और नीचे जमीन पे हाथ नहीं लगाए तो स्टूप स्टैंडिंग। और फॉल आउट स्टैंडिंग के अंदर आपने एक पैर भी आगे निकाला और इंक्लाइन में रखा बॉडी को। ये सारा आते हैं आपके स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर। स्टैंडिंग के बाद में आता है सिटिंग, जिसमें आप एक चेयर पे बैठे हैं या स्टूल पर बैठे हैं। इससे डिराइव होने वाली पोजीशन कौन कौन सी है? क्रॉस सिटिंग, जैसे आप आलती पालती मार के बैठे हो। साइड सिटिंग, जब आलती पालती से थक जाते हो तो आप एक पैर निकाल लेते हो, दूसरा वैसे ही मोड़े रखते हो। तीसरा आपके पास में आता है क्रूप सिटिंग, घुटना मोड़ के आप दीवार के सहारे बैठ जाते हैं। लॉन्ग सिटिंग, आप दीवार के सहारे बैठे और पैर एकदम सीधे हैं। स्टूप सिटिंग यानी कि आप बैठे हैं और आगे की तरफ झुके हुए हैं, यानी कि आप कुछ देख रहे हो नीचे की तरफ। ये सारे चेंजेस आते हैं। उसके बाद में आती है स्ट्राइड सिटिंग, जिसमें आप एक स्टूल के एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों तरफ पैर निकाल के बैठ जाते हो, जैसे आप बाइक पर बैठने वाले हो। और फुट सिटिंग, जैसे आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हो। ये सारी थी सिटिंग की पोजीशंस जिनमें चेंजिंग आए थे। अब है लाइंग यानी कि लेटना, और लेटने से रिलेटेड 3-4 पोजीशन है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉम लाइन यानी कि उल्टा लेट जाना, जमीन की तरफ मुंह करके। हाफ लाइन, आधा सोना यानी कि पीछे का बैक रेस्ट जो है वो एक तरीके से उठा लेना या कुछ तकिए लगाकर खड़े सो जाना, हाफ लाइन पोजीशन। क्रूप लाइन यानी कि सीधा लेटा हुआ बंदा है लेकिन उसने पैरों को मोड़ रखा है। उसके बाद में आता है साइड लाइन यानी कि करवट लेके सो जाना, एक तरफ का हाथ और पैर जो है नीचे है, दूसरी तरफ का उसके ऊपर है। ये सारी पोजीशन थी आपकी लाइन के लिए। अब आज का जो देखा था नीलिंग यानी कि घुटने पे खड़े हो जाना, इस तरीके से। नीलिंग के अंदर जो डिराइव पोजीशन थी उसमें सबसे पहले आई थी हाफ नीलिंग, यानी कि एक पैर तो सीधा है और दूसरे पैर से नील करके वो पूरा बॉडी वेट लेके बैठा हुआ है। दूसरा था नील सिटिंग, यानी कि घुटना मुड़े हुए थे और हिप पे और नी पे और फ्लेक्शन आ गया और वो हील्स पर बॉडी वेट देकर बैठ गया, तो ये आ गया आपका नील सिटिंग। उसके बाद में क्वाड्रिपोड पोजीशन आता है, या जिसको आप प्रॉन नीलिंग भी बोलते हो, कि आपने घुटने से सारा वेट तो ट्रांसफर किया लेकिन आपने आगे बैक को, अपने ट्रंक को इंक्लाइन प्लेन में ले आए और हाथों से सपोर्ट देकर खड़े हुए, तो इससे आपका बॉडी वेट जो आधा ट्रांसमिशन हाथ से होने लगा, आधा नी से होने लगा और ये क्वाड्रिपोड पोजीशन बन गया। इंक्लाइन प्रोन नीलिंग, इसमें आपने और ज्यादा फ्लेक्शन और ट्रक बेंड किया और आपने अपना सर और हाथ दोनों जमीन पर लगा दिए, ये इंक्लाइन प्रोन नीलिंग बन जाता है। ये इतनी पोजीशंस जो थी वो आपने नीलिंग से रिलेटेड देखी। अब लास्ट आता है हैंगिंग यानी कि लटकने की पोजीशन। इसका एक ही डिराइव पोजीशन है जिसके अंदर आप एक हाथ से लटक जाते हैं और दूसरा हाथ फ्री कर देते हैं। इस तरीके से लटकने की पोजीशन को आप हाफ हैंगिंग बोलते हैं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया।
अब आप मुझे इसमें बताओ कि कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कुछ क्लियर करना है या सब समझ में आ गया?